नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना महामारी के बीच पूरे देश में ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाई जा रही है। पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है। ईद के खास मौके पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ ही ये दुआ भी कर रहे हैं कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो। हमारे पुरखों ने एक मिली जुली संस्कृति की नींव रखी थी, ऐसी संस्कृति जहां एक दूसरे की परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं के प्रति सम्मान का, समानता का भाव रहा था। आज जब कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है तो धार्मिक एकता और सामाजिक एकता की भावना और मजबूत हो जाती है। आज भी देश में कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिल जाती है। अयोध्या के रजनपुर गांव की आबादी करीब 1500 है और गांव में एक अकेला मुस्लिम परिवार है। पंचायत चुनाव में कुल 8 उम्मीदवार थे, लेकिन गांव वालों ने हफीज अजीमुद्दीन को जिताकर एक संदेश देते हुए सामाजिक एकता की मिसाल पेश की है। आज हम अपने कार्यक्रम में सामाजिक भाईचारे की इस भावना पर बात करेंगे और हमारे साथ अयोध्या के रजनपुर ग्राम के नवनिर्वाचित प्रधान हफीज अजीमुद्दीन जुड़ रही हैं और साथ ही नैनीताल उत्तराखंड से गौरी मिश्रा जी जुड़ेंगी, जो कि एक चर्चित युवा कवित्री हैं। तो भगवान परशुराम पर उनका लिखा और गाया गीत सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ है। सामाजिक एकता के संबंध में भी उनकी कुछ रचनाएं लोकप्रिय हुई हैं। तो कई जगह पर एकता की मिसाल देखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल अक्सर हम देखते हैं और एक बार फिर से इसी तरह की मिसाल देखने को मिली अयोध्या के रजनपुर गांव में, जहां पर सभी ने मिलकर ईद के मौके पर दुआ मांगी है अल्लाह से कि सभी स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। आज ईद का मौका है, अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है और पूरे देश में बड़े ही सादगी के साथ, शांति के साथ सभी लोग ये त्यौहार मना रही हैं। कोरोना महामारी से पूरा देश जंग लड़ रहा है और सभी लोग सिर्फ यही दुआ मांग रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, अल्लाह से कि ये महामारी, ये बीमारी जिसने सबको परेशान कर रख दिया है, जल्द ही दूर हो। हालांकि इस बार कई सारी पाबंदियां हैं त्यौहार के मौके पर। ये दूसरी बार है जब कोरोना काल के दौरान ही ईद पड़ी है, लेकिन सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य ज़रूरी है, इसलिए सावधानी बेहद ज़रूरी है। शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि सभी त्योहारों को बड़े ही सादगी के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर पर रहकर मनाएं। गैदरिंग ना करें, लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है और इसका ख्याल, इसका ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। तो आज हम इस कार्यक्रम के जरिए एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और जो तस्वीरें अयोध्या से सामने आई हैं गंगा जमुनी तहजीब की, ये एक बड़ी बात है और एक सकारात्मक संदेश लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को एक समान मानते हैं। कोई अलग नहीं है, कोई किसी को अलग धर्म का नहीं मानता, सब एक दूसरे को इंसान मानते हैं और यहाँ पर मानवता की मिसाल पेश करते हैं। तो कई जगह पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन आज इस मौके पर, ईद के मौके पर, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती के मौके पर तमाम तरह की तस्वीरों के बीच में ये तस्वीर एक सकारात्मक संदेश देती है, एक सकारात्मक माहौल पैदा करती है। और हम भी यही अपील करते हैं आप सभी से कि आप जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन त्यौहार के मौके पर करें और इसके साथ ही अपनी सेहत का, खुद का, अपनों का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, सबका खूब ख्याल रखें और प्रोटोकॉल का पालन करते रहें और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा बनाए रखें। तो ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती आज एक साथ हैं और ये कोरोना काल है, इसलिए कई सारी पाबंदियों के बीच लोग बड़ी ही सादगी से त्यौहार मना रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से घाट पर, जहाँ हर साल श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या देखने को मिलती थी, श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा फीका ज़रूर है
लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेहत है तो आप हैं। और मेरे साथ अयोध्या से नवनिर्वाचित प्रधान जुड़ गए हैं राजनपुर से हाफिज अजीमुद्दीन। हाफिज साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाफिज साहब, सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। और जो आपको प्यार मान सम्मान इलाके के लोगों से मिला है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा सवाल यही आपसे है। ये मुझे जो मान सम्मान मिला है ये बहुत खुशी की बात है। ये हमारे ग्रामवासियों की तरफ से हमें दान मिला है। एक बड़ी जिम्मेदारी हाफिज जी आपके कंधों पर अब ग्राम के लोगों ने दी है और सभी लोग चाहते हैं कि जब उनका प्रधान को चुनकर आए तो उनके इलाके का विकास करे और एक ऐसी मिसाल पेश करे, क्योंकि जिस तरह की मिसाल आपके गांव ने दी है वाकई में एक सकारात्मक संदेश है बाकी लोगों के लिए भी। तो किस तरह की उम्मीदें आपसे हैं लोगों को और आप कैसे उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या क्या जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, प्राथमिकता क्या है आपके ऊपर? काफी जिम्मेदारी है, हमने नहीं सोचा था। हालांकि चुनाव जीतने के बाद मैं एहसास कर रहा हूँ कि गांव का मुखिया बनना, प्रधान बनना है बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ। लोगों ने ये भरोसा किया है कि हम इनको प्रधान चुनेंगे जी। तो हमारा विकास करेंगे, बच्चों के शिक्षा का अच्छा इंतजाम करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने ग्रामवासियों के वादों को पूरा करूं, उनके अरमानों पे खरा उतरूं और मैं गरीबों की मदद करूंगा। जो पात्र है उनको पूरा अनुदान मिलना चाहिए। जिस मोहल्ले में हैंडपंप नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था कराई जाएगी और जो जिन मोहल्ले में लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है बारिश में, उधर सड़कों की पटाई कराई जाएगी। और मांग में यही मुद्दा उठाऊंगा कि गवर्नमेंट से चाहूंगा कि मेरे गांव में कोई छोटा सा ही प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र या कोई हॉस्पिटल का इंतजाम करें। जी, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा हो और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार मारामारी चल रही हो, लोग परेशान हो, वाकई में एक अच्छी पहल आपकी तरफ से होगी इस वक्त, क्योंकि आपका पूरा गांव आपको इंडिया न्यूज पर देख रहा होगा। और हमारे पास खबरें इस तरह की आई हैं कि आपका अकेला परिवार है जो मुस्लिम है गांव में, जबकि सभी ने आपको चुना। आखिर इस तरह की मिसाल कैसे देखने को मिली? कैसे भाईचारा कायम हुआ गांव में और कैसे लोग एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं? इस बारे में अगर आप कुछ बता पाएं तो। ये बताने का मतलब ये सम्मान कि हमारे दादाजी दूसरे गांव से 70 साल पहले आकर अपने खेत में मकान बनाकर यहीं रुक गए और गांव वालों की इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम गांव वालों ने दिया कि कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। और उसके बाद फिर हमारे पिताजी 25 साल पहले प्रधान थे जी। गांव वालों ने उनको प्रधान चुना, 12 प्रत्याशी उनके सामने थे और घर में कुल 4 या 5 वोट थे। तो उस वक्त मेरे पिताजी 40 वोटों से विजयी हुए, जबकि गांव में 3 ही से वोट पड़े थे कुछ लगभग। और उन्हीं की सेवा है, खिदमत है, जो ग्रामवासियों के साथ हर दुख सुख में कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे। कोई बीमार आया तो उसको हम लेकर हॉस्पिटल तक जाते हैं, लखनऊ ले गए, बाराबंकी ले गए। कोई परेशान है तो गल्ला है, पानी है, लकड़ी, जो कुछ भी, ये गांव है हमारा, ग्रामवासी है, गरीब परिवार ज्यादा है तो उनकी मदद की जाती है। और इसी पर उन लोगों ने हमें भरोसा किया बगैर किसी भेदभाव के, जात पात के। उन्होंने न मुस्लिम को जिताया है, न किसी ठाकुर जमींदार को जिताया, न दाढ़ी टोपी वाले को जिताया है। उन्होंने अपने भरोसे को जिताया है और अपनी उम्मीदों को जो है जिताया है और इंसान को जिताया है। एक इंसानियत की मिसाल दुनिया वालों के सामने पेश किया है। जी, इंसानियत की मिसाल गांव वालों ने पेश की है। यानी आपने जो तमाम सारी बातें बताई उससे मैं एक बात समझ पाया हूं कि गांव के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि आपके जो बड़े रहे उन्होंने जिम्मेदार पद पर रहते हुए गांव वालों का विश्वास जीता और उनके कामों को किया और किसी तरह की शायद उनको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तभी आपको इस गद्दी पर उन्होंने बिठाया आज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी किस तरह के अभियान गांव में चलते रहते हैं भाईचारे को लेकर, या फिर किस तरह की व्यवस्थाएं गांव में हैं? आप अगर गांव के बारे में कुछ बता पाएं, क्योंकि आज आपको पूरा प्रदेश, पूरा देश इंडिया न्यूज पर सुन रहा है। आप अपने गांव का आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहां के लोगों की आप बात खोलकर रख सकते हैं। जी जी, हमारे गाँव में प्राथमिक विद्यालय है, हमारे गाँव में जो है दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन बच्चों की सही तालीम नहीं हो पाती है और गांव देहात है, इसलिए दूर स्कूलों में हमारे गांव के बच्चे पैसे की कमजोरी से जा नहीं पाते हैं। अब 20 किलोमीटर कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर करीब में,
लोगों के पास साइकिल है तो वहां जा नहीं पाते हैं, तड़पते रहते बीमारी से, दवा से। और डिलीवरी का मैटर होता है कि एम्बुलेंस आते आते औरत की आधा जो है जान निकल जाती है। ये सब बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी परेशानियां हैं जो हमारे गांव के लोग झेल रहे हैं। कई ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप एक्सपायर हो चुके हैं, उनके घर दीवारें गिर चुकी हैं, बच्चे किसी तरह पन्नी तिरपाल के सहारे रह रहे हैं, उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। यही सब देखकर हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया गाँव वालों के कहने पर। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की मदद की जाए। हाँ। गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल पेश की आपके गांव ने, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, कैसे इसको आप निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे। हमें ना तो जात देखना है ना पात देखना है, क्योंकि यहाँ जात धर्म है ही नहीं है। हमारे गांव में सिर्फ एकता है, इंसानियत है, मोहब्बत, प्रेम है। हमारे पिताजी 70 साल से रह रहे हैं, काफी एजेड हो चुके हैं, उनकी उम्र है। हमारे दादाजी रहे हैं, हमारे बड़े भाई लोग रहे हैं। कभी हमारे गांव में कोई विवाद ही नहीं हुआ किसी से। हमारे पिताजी ने आज तक किसी को एक गाली नहीं दी, न ग्रामवासियों ने हमें कोई दुख पहुंचाया, जबकि अकेला घर है और इस माहौल में। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, मेरे चुनाव लड़ने पर, इलेक्शन से पहले मेरे ग्रामवासियों ने मंदिर पर, हनुमान मंदिर पर सुंदर कांड का पाठ किया, प्रसाद वितरण किया। और 2 मंदिर है दोनों पर, और राम जाप करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। जो भी आपके धर्म, जो हिंदू मजहब में जो कुछ है, क्योंकि सबको अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। और ये देखिए, जिस दिन काउंटिंग थी, मेरे गांव के लोग राम जाप पर बैठ गए बगैर दाना पानी के। जब तक मैं विजय होकर गांव नहीं लौटा, वो लोगों ने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया। इससे ज्यादा हम अपने गांव वालों का और क्या तारीफ कर सकता हूँ, एकता बता सकता हूँ। मैं तो गांव वालों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बात आपने कही है हाफिज साहब, आप जान देने की बात कर रहे हैं गांव के लिए, लेकिन सिर्फ उम्मीद गांव की जनता की है कि आप बढ़िया सा गांव का विकास करें। लेकिन आज के दौर में जहां धर्म जाति के नाम पर दंगे हो जाते हैं, लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, एक अच्छी मिसाल गांव के लोगों ने पेश की है और शायद ये एक विश्वास की भावना को भी जगाता है। अगर हम बात करें गांव के इतिहास की, तो क्या कुछ गांव का इतिहास रहा है? क्या हमेशा से ही इस तरह की एकता गांव के अंदर देखने को मिलती रही है? हाँ, करीब करीब काफी एकता इसी तरह से रही है। मैं तो तकरीबन 25 साल 20 साल से देख रहा हूँ, गाँव में कभी कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। अगर गांव में शादी होती है तो लोग हमको न्योता देते हैं, जबकि अगर अपने परिवार वालों को ना खिलाएं, लेकिन चाहे लड़की की शादी हो, लड़का की शादी हो, जब वो सारे न्योता 1500 लोगों को खिलाने के बाद जब उनका खाना खाने का वक्त आता है, तो पहले हमारे का संदेशा भेजते हैं। ये नहीं कि न्योता दे दी हम खुद चले जाएं, बल्कि वो लोग बुलाते हैं कि खाने का वक्त हो गया, अब आइए, उनको बुलाया जाए, खाना खिलाया जाए। और जैसे हरिजन लोग हैं ना, दलित है, तो अगर वो हमको खाना खिलाने के लिए किसी जो है ओबीसी के इंसान को या किसी बावर्ची को, किसी ब्राह्मण पंडित को बुलाते हैं कि उन लोगों को खाना खिलाना है, हमको खाना खिलाने के लिए न मालूम कितने लोगों से हाथ जोड़ते हैं हमें खुला खाना खिलाने के लिए, तो बताइए मैं उनका कितना बड़ा एहसानमंद हूँ, कितनी मोहब्बत है उनके दिल में कि एक घर को खिलाने के लिए न मालूम कितने लोगों को बावर्ची का इंतजाम करते हैं, खाने का, अच्छे बर्तन का, क्योंकि हमको एक मुस्लिम को खिलाना है। हाफिज साहब, आपके बड़ों ने, आपके बाप दादाओं ने जिस तरीके से एक मिसाल बनाए रखी गांव के अंदर, ऐसी ही आगे भी जनरेशन में मिसाल बनी रहे और एक ये जो एकता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, ये बनी रहे। इसको लेकर आगे आप किस तरीके से और काम करेंगे, या फिर आप गांव का भविष्य क्या देखते हैं? बस हम यही देख रहे हैं, जो जिस लायक है उसको अनुदान मिलना चाहिए। हमारे कलम से जितना फायदा ग्रामवासियों को वो मिलना चाहिए। हमारी जरूरत पड़े दिन में रात में हर वक्त हम उनके साथ खड़े रहेंगे, जैसा कि उन्होंने भरोसा करके हमें अपना मुखिया चुना है। हमें मुखिया नहीं बनाया है, किसी ने अपने बेटे को जिताया है, किसी ने अपने भतीजे को, किसी ने अपने चाचा को, इसी तरह ग्रामवासियों ने। क्योंकि चुनाव से पहले ऐसा लगा, कुछ लोग जात पात भी किए, दाढ़ी टोपी भी किए, कई चीजें की चुनाव में जो लोग करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं चुनाव हार चुका, लेकिन मेरे ग्रामवासियों ने मेरे सर पर हाथ रखा कि हम तुम्हें चुनाव हारने नहीं देंगे बेटा, और तुम परेशान मत हो, तुम अपने घर में रहो। हमारे पिताजी वर्क के लिए एक बार निकले तो ग्रामवासियों ने उनके पैर छुए, कहा चाचा को मत लाइए वर्करी करने के लिए, अभी हम लोग मौजूद हैं, चाचा बीमार है, कमजोर है, रास्ता ठीक नहीं है, इनको मत लाया करिए। फिर मेरे पिताजी 2 बार गाँव में गए, वो भी गाड़ी पर बैठकर लोगों से बस सलाम करते हुए चले आए। बाकी मेरे ग्रामवासियों ने मदद की, उन्होंने ही प्रचार किया, उन्होंने वोट सपोर्ट, कैसे हमको जिता दिया, ग्रामवासी जानते हैं हमारे। गांव की सारी गरीब जनता और पढ़े लिखे शिक्षित लोग हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, हमेशा से ही इसी तरीके की भावना, प्यार, भाईचारा गांव में राज, जिस तरीके से आपने बताया कि कोई आपको अपना बेटा समझता है, कोई आपको भाई समझता है, कोई मतलब सब एक दूसरे को एक परिवार का हिस्सा समझते हैं, ये माना जाए गांव के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल।
अरे हमारे गांव में जब दूल्हा बन के लोग शादी के लिए निकलते हैं जी तो विदाई से पहले मेरे घर आते हैं। बताइए जी। कितनी अहमियत दे रहे हैं हमको ग्रामवासी। हम्म मैं तो चाहता हूँ रजतपुर के जैसे गांव हिंदुस्तान में हो, ऐसी मानसिकता के लोग हो, तो कभी कोई विवाद ही नहीं होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। हम्म मैं यानी तो कभी यही आपके चाहता हूँ कि परिवार बस को ये महसूस नहीं होने दिया कि आप सिर्फ अकेले एक मुस्लिम परिवार हैं पूरे बिल्कुल गांव कभी में। नहीं अकेले रहे, कभी हाँ नहीं। हम लोग गांव वालों के सहारे, हमारे भाई हैं जो विदेशों में मजदूरी करते हैं, पूरा घर बीवी बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, कहीं भी सब्जी हिला दें, जी। पानी हो बारिश हो, कोई काम हमारे गांव गांव के लोग यहाँ कर करते हैं, बिल्कुल घर की तरह। कोई छल कपट मन में किसी के नहीं है। कुछ नहीं है, गांव नहीं है, बिल्कुल पूरा गांव मेरा परिवार है। हाँ, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं और खास तौर पर प्रधान के पद पर जब आप बैठे हुए हैं, नवनिर्वाचित हैं, तो पूरा गांव आपका परिवार है। ये बड़ी बातें एक प्रधान के मुंह से जब गांव के लोग सुनेंगे तो शायद एक भरोसा उनके अंदर एक बार फिर से जागृत होगा और शायद वो जो उम्मीद लगाकर एक गांव के लोग बैठते हैं अपने प्रधान से, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसी उम्मीद हम भी करेंगे। लेकिन आगे के भविष्य को लेकर गांव में भाईचारा बना रहे, एकता की मिसाल इसी तरीके से हम देखते रहें। और क्या कुछ आप संदेश आसपास के गांवों को भी देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आसपास के गांवों की हम बात करें तो वहां पर किस तरीके का माहौल रहता है? क्या आपके गांव से बाकी गांव भी सीख लेते हैं आसपास के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एक हमारा एक पड़ोसी गांव है जहाँ भी हमेशा मुस्लिम ही प्रधान रहते हैं, जो कि बस 40-45 वोट है, जबकि गांव में हमको लगता है 3000 करीब वोट होंगे। जी। लोग उन्हीं को चुन रहे हैं। तो मैंने सोचा वो हशमत प्रधानों को क्यों लोग चुन रहे हैं, तो पता चला कि वो सुबह 6 बजे उठकर और रात 10 बजे तक अपने गांव वालों के साथ ही गुजारते हैं। और कुछ गांव है जहाँ पर लोग फिरका परस्ती, हिंदू मुस्लिम और खां साहब है तो एससी है तो ओबीसी है, सामान है, करते रहते हैं, लेकिन मेरे गांव में वो हवा नहीं आ पाती है। जी। आज हवा ईद भेजते जी भी तो हमारे ग्रामवासी उस हवा को वापस कर देते हैं। जी आज ईद का मौका है और इसी तरह हर साल होली, दिवाली, तमाम त्योहार आते हैं। क्या हर त्योहार पर एक ही जैसी रौनक गांव के अंदर रहती है? जी जी, मैं बताऊं आपको कि होली होती है तो लोगों के घर में हो सकता है कि 2-4 किलो गुजिया बनती हो। मेरे घर में करीब 20 किलो गुजिया रहती है। जी। गांव वाले पूरी गुजिया 1 महीना हम लोग खाते हैं और रख देते हैं फ्रिज में, फ्रिज ना हो तब भी खाते हैं। और दिवाली में तो हमें लगता है 1 बोरिया लाई चूरा मेरे घर में रहता है, जो 2-4 महीना चलता है, रिश्तेदारों में से। आज होली ईद का दिन है, मेरे हर ग्रामवासी हमेशा प्रधान हो या ना हो और लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं, ईद मिलने आते हैं, बधाई देने, मुलाकात करने के लिए आते हैं। हम भी जो होता है नमक रोटी उनको पेश करते हैं, वो भी खुशी से खाते हैं। हम उनके घर में खाते हैं तो वो हमारे घर में खाते हैं। ठीक है हाफिज साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ कवित्री गौरी मिश्रा भी जुड़ गई हैं। गौरी मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चैनल की ओर से सभी भारतवासी को आज के खास दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ, क्योंकि देखिए प्रकृति तो अपना प्रकोप दिखा रही है जी। लेकिन प्रकृति ने आज के इस खास दिन पे जिस तरह से कुछ खास चीजों को एक साथ संयोजित किया है, चाहे वो परशुराम जन्मोत्सव हो, अक्षय तृतीया हो और ईद हो, तो प्रकृति एक संदेश देना चाह रही है कि हम सबको एक होकर के इस मुसीबत का सामना करना है और एक होकर के ही हर तीज त्योहार को मनाते हुए फिर से अपनी संस्कृति, संस्कार और अपने धर्म के हिसाब से इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, जो शायद कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे थे। आपस के मतभेद और भेदभाव इतने बढ़ते जा रहे थे कि प्रकृति हमें याद दिला रही है। आप देखिए जिस तरह से कोरोना वो ये नहीं देख रहा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, वो सब पे एक साथ एक जैसा बरस रहा है। उसी तरह से इस बीच आपने अगर 2020 से 2021 का समय देखा हो जी, तो काफी सारे तीज त्योहार ऐसे जो कई कई धर्मों के थे वो एक दिन में पड़े हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि के समय पे भी कई सारी चीजें एक साथ पड़ी थी, कई तीज त्योहार एक साथ पड़े थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि एक साथ हम ईद की भी बधाई दे रहे हैं, एक साथ परशुराम जन्मोत्सव की भी बधाई दे रहे हैं, अक्षय तृतीया की भी बधाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक संकेत है प्रकृति का कि अब भी वक्त है, हम लोग संभल जाएं, हम सभी लोग सुधर जाएं और आपसी मन मुटाव को मिटा करके कुछ अच्छी बातें, एक अच्छी एकता का। गौरी मिश्रा जी, मैं चाहूंगा आप अपनी लाइनों के माध्यम से कुछ सकारात्मक माहौल लोगों के बीच में बनाएं और एक संदेश भी उनको दें, एक ऊर्जा पैदा करें सकारात्मक लोगों में। जी बिल्कुल, मैं परशुराम जन्मोत्सव की सभी को शुभकामनाएं देने के साथ साथ ये 4 पंक्तियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं कल मंदिर के दरवाजे से मन्नत मांग लाई हूँ। जिस तरह का माहौल हमारे देश में हो रहा है, जिस तरह की एक विपत्ति छाई हुई है, तब मैंने सोचा कि ये बात मैं कहूँ कि मैं कल मंदिर के दरवाजे से मन्नत मांग लाई हूँ, लगा ऐसे कि जो सारी ही जन्नत मांग लाई हूँ,
जो रहती है नजर में चाहते दम तोड़ देती हैं, रहे जिंदा दिलों में जो मोहब्बत मांग लाई हूँ। और बहुत साथ ही साथ जी मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जितने भी त्योहार पड़ रहे हैं, जितने भी उत्सव पड़ रहे हैं, लोगों का मन कर रहा है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से मुलाकात करके बधाई देने का, जी उनको मैं ये बात कहना चाहती हूँ, गलत लाएगी हमको कि या फिर ठीक लाएगी, गलत लाएगी ये हमको कि या फिर ठीक लाएगी, नहीं उस पर ये तय की कौन सी तारीख लाएगी, न इसका गम करो कि आज हम मिलने नहीं पाए, यही दूरी हमें एक दिन बहुत नजदीक लाएगी, यही दूरी हमें एक दिन बहुत नजदीक लाएगी। तो जितनी दूरी और जितना जी त्याग, जितना संयमित जीवन, जितना समर्पण अभी हम करेंगे और संयमित जीवन जीते हुए आज की दिनचर्या को पूरा करेंगे, उतना ही ये अनमोल सांसें हमें मिलेंगी और सांसें रहेंगी तो जिंदगी में जितने भी अपने लोग हमारे साथ उपस्थित रहेंगे इस दौर के बाद भी उन सबसे मुलाकात भी अवश्य होगी। और मैं आपको, अगर आप मुझे थोड़ा कहें तो मैं एक गीत के माध्यम से जी बताना चाह बहुत रही हूँ जल्दी हमें प्लीज जी हमारे आसपास का क्या माहौल हो रहा है और जी किस तरह से गरीब मजदूर किसान के जरूर बच्चे, मजदूरों के बच्चे जी अपने माँ बाप की हिम्मत कैसे बढ़ा जी रहे हैं, जरूर सुनाती हूँ। जरूर फिर रेल चलेगी छुक छुक छुक, फिर हम बोलेंगे रुक रुक रुक, फिर से जीतेंगे अपने सुख, फिर से हारेंगे सारे दुख, यह दूर दूर का साथ है, माँ कुछ दिनों की बात है, माँ बस कुछ दिनों की बात है, फिर फूल खिलेंगे बागों में, फिर धुन मचलेगी रागों में, फिर से जाएंगे शहरों में, मेहनत होगी दोपहरों में, कट जाएगी यह बरसात है, माँ कुछ दिनों की बात है, माँ बस कुछ दिनों की बात है। और आज के इस माहौल में जी सच कहूँ तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ, जो लोग आज भी ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं आपस में लड़ाने का या जी आपस में भेदभाव करने का, उनको मैं बस ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, जी बहुत नादान जो उनको जरा होशियार करना है, हम्म बहुत बहुत नादान जो मेरे बड़े भाई, आज उनको ईद की बधाई देती हूँ जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में है, जी और उनकी तरफ से भी ये पंक्तियां मैं देश उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जो इस तरह की हरकत करते हैं आपस में लड़ाने की, कि बहुत नादान जो उनको जरा होशियार करना है, कठिन हालात हैं मिलकर के दरिया पार करना है, जिनके दम से जिंदा है यहाँ मुस्कान चेहरों की, चमन का फूल वो फिर से हमें गुलजार करना है, चमन का फूल वो फिर से हमें गुलजार करना है। जी और आज परशुराम जयंती है तो मैं परशुराम वंदना की कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी और सभी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं इन पंक्तियों को यहाँ पे जरूर पढ़ूँ आज के इस खास दिन पे। बिल्कुल कहती हूँ कि जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम, हे गौरी पत के भक्त तुम्हें गौरी करती सत सत प्रणाम, हे गौरी पत के भक्त तुम्हें गौरी करती सत सत प्रणाम, जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम, था सहस बाहु का दुराचार, संस्कृति की जिसने तार तार, यज्ञों का ध्वंस कर रहा था, भीषण विध्वंस कर रहा था, तुम उठे हाथ में ले उठार, असुरों के धड़ से सिर उतार, रण बीच भुजाएं काट काट, लाशों से डाली धरा पार, भीषण कुठार की मारों से मच गया समर में कोहराम, जय परशुराम 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 जय परशुराम। और साथ ही साथ मैं लोगों से ये जी निवेदन भी करना चाहती जी हूँ, जी लक्ष्मण रेखा लांघ न देना, भूल न जाना सीता को,
अयोध्या से हमारे बीच में हमारे बड़े भाई उपस्थित हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें गौरी जी बहुत अच्छी बातें आपने कही और आपकी लाइनों के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा मुझ में भी हुई है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे दर्शक भी इस नकारात्मक दौर में कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर पैदा आपकी बातों से हुई होगी। क्योंकि देखिए समय की कमी है, क्योंकि आपकी कविताएं इतनी अच्छी हैं कि अगर हम इनको लगातार अपने दर्शकों को सुनवाएं तो शायद समय, क्योंकि इजाजत मुझे इतनी दे रहा है, मैं आखिरी चाहूंगा अब हाफिज साहब एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे लोगों को भाईचारे को लेकर? बस मैं भाईचारे को लेकर यही संदेश देना चाहूंगा, लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बिल्कुल भाई भाई हैं, ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई, सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक रहेंगे। हमारा यही कहना है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और ये हमारे साथ विनय मास्टर साहब यादव जी हैं जो मौजूद है जी, आपने बुलाया था, आप चाहे तो इनसे कुछ बात कर सकते हैं, तो जरूरी भी है क्योंकि बहुत ही शिक्षित परिवार है इनका जी। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक सकारात्मक संदेश लोगों को दिया। गौरी मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी लाइनों के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे दर्शकों में पैदा की और हमारा मकसद भी इस शो का यही रहता है कि एक सकारात्मक माहौल इस नेगेटिविटी के दौर में लोगों के बीच में बने और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी भी कामना है। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाजत, आप देखते रहें इंडिया।